बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ के ऊपर? हमने बात की एक्सपेंसेस, वो जो होली एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस पर्पस के लिए इनकम तो हुए हैं, लेकिन लॉ उनको स्पेसिफिकली डिसअलाउ करता है सेक्शन 21 में मेंशन करके। उनमें से एक सिचुएशन हमने ऐसी पढ़ी थी कि अगर आप किसी केस में विद होल्डिंग एजेंट हैं और आप टैक्स विद होल्ड ना करें तो फिर आपको एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन विद होल्डिंग एजेंट हुए बगैर भी एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको एक्सपेंस डिसअलाउ किया जाएगा। वो क्या है कि आपको कुछ पेमेंट्स करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर वो पेमेंट्स बैंकिंग चैनल के थ्रू ना करें तो फिर वो एक्सपेंसेस आपको पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू ना करने की वजह से डिसअलाउ हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले उसमें क्या आएगी, सैलरी आएगी। और सैलरी आप जानते हैं कि लिखा हुआ क्या आ रहा है आपके पास? आपके पास लिखा हुआ है सैलरीज एंड वेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड थ्रू क्रॉस चेक और डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द एम्प्लॉइज। यानी कि जो सैलरी है वो क्रॉस चेक के थ्रू पे होनी चाहिए या एम्प्लॉय के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होनी चाहिए। यस और नो? यानी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो तो क्रॉस चेक के थ्रू पे करें या उसके अकाउंट, अपने अकाउंट में से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। यानी कि ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो सके ताकि कल को ये एम्प्लॉय जवाब दे हो कि हाँ भाई इसके पास पैसा कहाँ से आया। उसे बताना पड़ेगा ना पैसा कहाँ से आया। तो इस तरह ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाए कि भाई ये पेमेंट जो मिली है कैसे मिली है। तो ऐसा करना कब जरूरी? जब सैलरी का साइज जो है 15,000 से एक्सीड करता हो। अगर सैलरी 15,000 से एक्सीड नहीं करती, अगर सैलरी 15,000 से एक्सीड नहीं करती तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर आप उसको कैश फॉर्म में पे कर दें वो आपको एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा। ऐसा ही है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एम्प्लॉय को आपने 12,000 सैलरी इनवेलप में पे कर दी है तो क्या वो एक्सपेंस अलाउ होना चाहिए? जवाब इसका यस है। अगर आपने एक एम्प्लॉय को 20,000 सैलरी इनवेलप में दे के, इनवेलप में रख के दे दी है, तो फिर वो सैलरी आपको अलाउ नहीं की जाएगी बतौर एक्सपेंस। ये तमाम बातें हम आपसे कर चुके हैं। यस और नो रिस्पॉन्स है। बेटा आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक या नहीं? पता नहीं यार, डिस्टर्बेंस है इसके अंदर बहुत ज्यादा। अच्छा जी। तो अब तक हम जो सिचुएशन पढ़ चुके हैं सैलरी के हवाले से, वो कितनी सिचुएशन है जहां पर सैलरी डिसअलाउ होती है? नंबर 1, एक वो केस जहां पर सैलरी पर टैक्स विथहोल्ड करना था लेकिन आपने विथहोल्ड नहीं किया, सैलरी डिसअलाउ हो गई। नंबर 2, सैलरी जो थी वो मेंबर ऑफ एओपी से बिलोंग करती थी, वो डिसअलाउ हो गई। नंबर 3, सैलरी पे हुई थी कैश फॉर्म में लेकिन जो कि एक्सीड करती थी 15,000 से, वो डिसअलाउ हो गई। लेकिन अगर सैलरी कैश फॉर्म में पे हुई और 15,000 से एक्सीड ना करे तो फिर वो एक्सपेंस के तौर पर अलाउ कर दी जाएगी। ये तमाम बुनियादी बातें हैं जो हमें मद्देनजर रखने की जरूरत है, जहन में रखने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी गुफ्तगू आपको समझ में आई होगी, ये सारी बातें। तो इसका मतलब क्या है, सैलरी वाले केस में लिमिट कितनी है? 15,000। तो क्या बाकी तमाम एक्सपेंसेस वाले केस में भी लिमिट 15,000 है? जवाब है नो। मुख्तलिफ एक्सपेंसेस हैं, कुछ लिमिट्स स्पेसिफिक हैं, जैसे सैलरी की लिमिट स्पेसिफिक है। बाकी उसके अलावा जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी? वो जनरल लिमिट्स हो जाएंगी। जरा उन पे हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद तो ये आपके सामने यहाँ पर सारी बात आ चुकी है। देखिए, अब उसके बाद आपके सामने क्या है, अदर एक्सपेंसेस की बात है। अदर एक्सपेंसेस क्या है? अदर expenditures are also required to be paid through banking instrument showing transfer of the amount of business bank account of the taxpayer. However, this condition is not applicable in the following case. मतलब जो बाकी expenses हैं जो सैलरी के अलावा हैं उनको भी आपने पे करना है थ्रू बैंकिंग चैनल। क्या रेंट आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू पे नहीं करना? बिल्कुल पे करना है। तो रेंट आपने पे करना है थ्रू बैंकिंग चैनल लाजमी। यस और नो रिस्पॉन्स है। ठीक है।
अच्छा जी, अब उसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हेड है, जवाब दें। एडवर्टाइजमेंट का हेड है। तो मतलब कितने एक्सपेंसेस हैं, आप एक्सपेंसेस की गिनती गिनना शुरू करें, आपको बहुत सारे एक्सपेंस की लिस्ट मिल जाएगी। यानी सैलरी के अलावा और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी के आपके एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीजें, वो जो एक्सेप्शन में आएगा उसको हम एक्सेप्शन में फॉलो करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या है, अगर आप सैलरी में देख रहे हैं कि पेमेंट थ्रू बैंकिंग हैंडल हुई है कि नहीं, तो उसमें लिमिट 15,000 चेक करनी है आप। लेकिन सैलरी के अलावा जो दीगर एक्सपेंसेस है उसमें क्या करना है आपने, आपने सबसे पहले देखना है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंस चार्ज किया उसका साइज कितना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने एक्सपेंस चार्ज किया उसका साइज जो है वो कितना है, 50,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने एक्सपेंस चार्ज किया अगर उसका साइज कितना है, 50,000 है। ठीक है, तो फिर आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो एक्सपेंस कैश फॉर्म में पे हुआ है या वो एक्सपेंस जो है वो बैंक फॉर्म में पे हुआ। मतलब अगर आपने किसी भी हेड में, अगर फॉर एग्जांपल रेंट के हेड में जो टोटल एक्सपेंस आपने चार्ज किया है वो 50,000 से एक्सीड नहीं करता। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हेड में जो आपने एक्सपेंस चार्ज किया 50,000 से एक्सीड नहीं करता। एडवर्टाइजमेंट के हेड में जो आपने एक्सपेंस चार्ज किया 50,000 से एक्सीड नहीं करता। किसी कमीशन के हेड में आपने एक्सपेंस चार्ज किया वो एक्सपेंस 50,000 से एक्सीड नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पे हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर एग्रीगेट हेड जो है वो 50,000 के बराबर है तो फिर वो पूरा पूरा एक्सपेंस अलाउड है आपको। तो नंबर वन, आपने चेक किया एग्रीगेट अमाउंट कितना बनता है उस हेड में। तो अगर एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से एक्सीड ना करता हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एड बैक करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डिसअलाउड नहीं होगा। नंबर टू, अब यहाँ लिखा हुआ है और का मतलब क्या है, जब ये वाली कंडीशन मीट ना करे, यानी यानी एग्रीगेट हेड जो है 50,000 से एक्सीड कर जाए। मिसाल के तौर पर रेंट आपने देखा प्रॉफिट लॉस में चार्ज हुआ हुआ है 3 लाख रुपए से, 3,60,000 रुपए से पूरे 12 महीने का। 3,60,000 को डिवाइडेड बाय 12 करें तो क्या बनेगा पर मंथ, 30,000 रुपए। ऐसे ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर मंथ आपने पेमेंट कितनी की है, 30,000 की है। ये सर नो, तो इस केस में आपका एग्रीगेट हेड जो है वो 50,000 से एक्सीड करता है कि नहीं करता। 3,60,000 की जो रकम है जो प्रॉफिट लॉस में चार्ज हुई हुई है रेंट के नाम से, वो एग्रीगेट हेड है। उस एग्रीगेट हेड में जो आपने एक्सपेंस चार्ज किया वो 3,60,000 के बराबर है। यस और नो, तो वो 50,000 से एक्सीड करता है। यानी अब आपको देखना है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। फिर आप देखेंगे कौन से मंथ का रेंट आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया और कौन से मंथ का रेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू पे नहीं किया। ठीक है, तो अगर कोई भी सिंगल पेमेंट जो कि 10,000 से एक्सीड ना करे, 10,000 तक हो, तो वो भी आपको अलाउ है एक्सपेंस के तौर पर। मतलब अगर एक मंथ का रेंट अगर 10,000 था और 10,000 रुपए तक आपने कैश फॉर्म में पे कर दिया, तो भले अब आपका एग्रीगेट हेड 50,000 से एक्सीड करता हो, लेकिन क्योंकि आपकी सिंगल पेमेंट 10,000 से एक्सीड नहीं करती, लिहाजा वो एक्सपेंस आपको अलाउ होगा। तो पॉइंट नंबर 1 देखना है आपने, एग्रीगेट हेड 50 से एक्सीड करता है कि नहीं करता। नहीं करता तो फिर खत्म, कहानी यहीं पे एंड हो गई। अगर 50 से एग्रीगेट हेड एक्सीड करता है, फिर अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि आप सिंगल पेमेंट देखें। सिंगल पेमेंट जो है वो 10,000 उस एग्रीगेट हेड में कितनी पेमेंट्स हुई हैं, और उसमें से अगर कोई भी पेमेंट जो 10,000 रुपए तक हो, उससे एक्सीड ना करती हो, वो आपको अलाउ कर दी जाएगी एक्सपेंस के तौर पे बगैर बैंकिंग चैनल के। लेकिन अगर कोई भी सिंगल पेमेंट 10,000 से एक्सीड करेगी तो फिर वो आपको डिसअलाउ कर दी जाएगी, अगर आपने उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू पे नहीं किया। और नंबर 3 लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो नीचे नाम बताए जा रहे हैं, ये जो एक्सपेंसेस बताए जा रहे हैं, इनको तो आप प्योरली कैश फॉर्म में पे कर सकते हैं और इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गए, ठीक है, रेलवे का किराया हो गया, क्या कहते हैं, जो आपने एयरलाइन में सफर किया है बिजनेस के लिए उसके टिकट्स हो गए,
ये तमाम एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये तमाम एक्सपेंसेस आपको कैश में पे करना अलाउ हैं। इनके लिए बिजनेस के बैंक अकाउंट से रिसीवर के बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होना जरूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अदर एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो required to be paid through cross banking instrument showing transfer of the amount of the business account of the taxpayer। यानी आपके अकाउंट से बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट्स हो, अगर ऑनर ने कुछ पेमेंट्स कहां से कर दी हैं, पर्सनल अकाउंट से कर दी हैं, तब भी एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं होंगी। यानी यहाँ पे ट्रांजैक्शन का बिजनेस बैंक अकाउंट से होना जरूरी है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम 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 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो पेमेंट्स बिजनेस बैंक अकाउंट से हो। उसके बाद अब यह आ गया पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेट, ट्रैवल, फेयर, पोस्टेज, यूटिलिटी एंड अदर गवर्नमेंट ड्यूज। ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनका साइज कितना भी क्यों ना हो, अगर आप इनको पे कर देते हैं कैश फॉर्म में तो ये एक्सपेंसेस आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। फ्रेट, कैरेज वगैरह, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो इन्वेंट्री को खरीदने के लिए, किसी भी चीज को खरीदने के लिए, ट्रैवल फेयर जो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, पोस्टेज जो आप सैंपल्स वगैरह सेंड करेंगे या जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन टीसीएस के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू आगे जाएगी, यूटिलिटी के अंदर इलेक्ट्रिक टेलीफोन सब आ गया, और गवर्नमेंट की जो भी ड्यूटीज और टैक्सेस। तो उसका मतलब क्या है, ये वो एक्सपेंस है जिनको आप कैश में पे कर सकते हैं, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सैलरी पर रिस्ट्रिक्शन कितनी है, 15,000। उसके अलावा जो दीगर हेड्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन कितनी है, एग्रीगेट हेड चेक करना है। उसके बाद अगर एग्रीगेट हेड 50 से एक्सीड करता हो तो फिर सिंगल पेमेंट चेक करनी है। तो हर वो सिंगल पेमेंट जो 10 से एक्सीड करती होगी और बैंकिंग चैनल के थ्रू पे नहीं हुई होगी बिजनेस के बैंक अकाउंट से, वो डिसअलाउ कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको समझने के लिए हम एक सिनेरियो डेवलप करते हैं, और वो सिनेरियो क्या है तो देखिएगा जनाब। ठीक है जी, पेमेंट्स है। फर्स्ट पेमेंट है, सेकंड पेमेंट है, थर्ड पेमेंट है, टोटल। ठीक है, डिसअलाउड। हेड का नाम रखते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है जी। अब इसमें बनाते हैं डिफरेंट केसेस। केस वन, केस टू, केस थ्री। फॉर एग्जाम्पल एक पेमेंट है 20,000 की, एक पेमेंट है 12,000 की, और एक पेमेंट है 15,000 की। ठीक है, कैश, कैश एंड कैश। अच्छा, उसके बाद एक पेमेंट है 8,000 की, एक पेमेंट है 12,000 की, और एक पेमेंट है 25,000 की। कैश, कैश और कैश। अच्छा, उसके बाद
एक पेमेंट है 8,000 की, एक पेमेंट है 30,000 की, और एक पेमेंट है 40,000 की। कैश, कैश और चेक। अभी तो आपके सामने सिनेरियोज हैं, इनमें आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपने देखना है कि भाई टोटल आपने कितना एक्सपेंस चार्ज किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। तो 12, 20 और 15 कितने देंगे, 35, 35 और 12 कितने देंगे, 47,000। टोटल एक्सपेंस जो है वो चार्ज हुआ 47,000 से। उसके बाद 12 एंड 8 20,000, 20,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा, 45,000। 8,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 ये कितना जाएगा, 78,000। तो अब आपके सामने केस 1 है, और केस 1 में आपने एग्रीगेट रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो एक्सपेंस चार्ज किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना चार्ज किया है, 47,000। अब चूंकि एग्रीगेट हेड 50,000 से एक्सीड नहीं करता तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं कोई भी पेमेंट कैश में हुई है बैंक में हुई है, मतलब डिस अलाउड अमाउंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए इस केस में कुछ भी एड बैक करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए, जवाब दीजिए सब लोग। अच्छा, उसके बाद केस 2 8,000, 12,000, 25,000 सब कुछ पे हुआ है कैश फॉर्म में, लेकिन एग्रीगेट कितना है, एग्रीगेट 45,000 रुपए है। तो अगर एग्रीगेट 45,000 रुपए अमाउंट है और वो एक्सीड नहीं करता किससे, 50,000 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब भले पेमेंट कैश में हुई हो, भले सिंगल पेमेंट 10,000 से एक्सीड भी करती है तो कोई इशू नहीं है, पूरा एक्सपेंस अलाउ होगा और डिसअलाउड अमाउंट करेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं काम पर थर्ड केस में। थर्ड केस में 8,000, 30,000, 40,000 सम कितना हुआ, 78,000। तो क्या अब यहाँ पर एग्रीगेट हेड 50 से एक्सीड करता है, यहाँ पर एग्रीगेट हेड 50 से एक्सीड करता है, तो अब इसका मतलब क्या, आप सिंगल पेमेंट को चेक करने की जरूरत है। तो हमने पहली सिंगल पेमेंट देखी 8,000 की जो कि कैश में हुई है, लेकिन क्योंकि ये पेमेंट 10,000 से एक्सीड नहीं करती तो सिंगल पेमेंट अप टू 10,000 रुपीज कैश में अलाउड है। यस और नो, तो ये अलाउड। 30,000 रुपए 10,000 से एक्सीड करते हैं लेकिन कैसे हुए हैं, कैश फॉर्म में, तो ये पेमेंट क्या हो जाएगी, डिसअलाउड। और 40,000 भी 10,000 से एक्सीड करते हैं लेकिन पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल हुई है, लिहाजा ये 40,000 अलाउड है। तो आपने एक्सपेंस ऑलरेडी कितना क्लेम किया प्रॉफिट लॉस में, 78,000, लेकिन टैक्स के लिहाज से 30,000 आपके लिए क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एड बैक करना पड़ेगा। तो डिसअलाउड अमाउंट कितना हो जाएगा आपके लिए बेटा, 30,000। ठीक है। और अगर फ्रैट हो, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो, तो फिर आपको ना एग्रीगेट देखने की जरूरत है ना सिंगल पेमेंट देखने की जरूरत है, जो भी पे हुआ पूरा पूरा अलाउड होगा, उसमें कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। ये तमाम बातें ध्यान में रखिएगा लाजमी। तो ये इसकी एग्जांपल कवर हो गई आपके सामने। Online transfer of payment from the business bank account of the payer or to the business bank account of the payee, as well as payment through credit card, shall be treated as transfer through the banking channel, subject to the condition that transactions are verifiable from the bank statement of the respective payer and the payee. अगर आप क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करते तो आप अकाउंट टू अकाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बस शर्त यही है कि वो पेमेंट बिजनेस बैंक अकाउंट से जाए, एक बिजनेस से दूसरे जिसको पेमेंट हुई है रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट तक, यानी पेयर और पे का बैंक अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। तो अगर बिजनेस ने वो पेमेंट बिजनेस बैंक अकाउंट से नहीं की बल्कि पर्सनल बैंक अकाउंट से कर दी है तो फिर वो भी एक्सपेंस आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इस चीज को लाजमी ध्यान में रखिएगा। ठीक है जनाब। तो इसके बाद आपके सामने ये एक स्पेशल केस आता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। आप जानते हैं डॉक्टर्स, किसी डॉक्टर को अगर आप कभी विजिट करने जाएं तो मरीज तो होते ही होते हैं, लेकिन बाहर एक लंबी कतार जो है वो
जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके, जो मार्केटिंग के लिए वहां पर आए हुए होते हैं, मुख्तलिफ दवाएं लेकर, ब्रीफ केस लेकर, डॉक्टर साहब के लिए गिफ्ट लेकर, वो आपको पता है मौजूद होते हैं वहां पर। यस और नो? तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो जरूरत से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करते हैं, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस करते हैं, डॉक्टर साहब को कमीशन भी देते हैं, उनको फॉरेन विजिट भी करवाते हैं, उनका क्लिनिक भी बनवा के देते हैं, उनका बोर्ड भी बनवा के देते हैं, सो ऑन, इस तरह के खर्चे हो रहे होते हैं, डिनर्स, लंच, इस तरह की एक्टिविटीज बहुत चल रही होती हैं। तो इसका मतलब ये कि वैसे तो और एंटिटीज एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा नहीं करती, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारे मुल्क में जरूरत से ज्यादा खर्चा करती है किस पर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो लॉ ने क्या कर दिया, उनके खर्चे को लिमिट कर दिया। और वो लिमिट कितनी लगाई लॉ ने, कहता है जनाब, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस बाय अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, sales promotion advertisement and publicity expenses by a pharmaceutical manufacturer in excess of 10% of turnover are inadmissible। यानी जो उनका टर्नओवर है, सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू का 10% से ज्यादा उनको एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का टर्नओवर समझ लें 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ का 10% क्या बनेगा, 1 करोड़ रुपए। जवाब दें। 10 मिलियन का 10%, 1 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर फर्ज करें उस कंपनी ने 1.2 मिलियन का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया हुआ है, तो लिमिट हमारे पास कितनी आ रही है, 1 मिलियन। तो इस केस में ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो एक्सपेंस अलाउ होगा वो 1 मिलियन तक होगा, उससे अबव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए डिसअलाउ जाएंगे, उसको एड बैक करना पड़ेगा, ताकि एक्सपेंस जो चार्ज हो चुका है 12 लाख से, उसका लेवल 12 लाख से कम होकर कितना हो जाए, 10 लाख हो जाए। क्या ये बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को? जवाब दें। अब ये इसके क्वेश्चन भी मौजूद है, सीफैप लेवल में क्वेश्चन पूछा था क्या आपने, और ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों मौजूद है यहाँ पर, इसको जरा देख लीजिएगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द अमाउंट of deduction to be allowed in computing income from business in the following cases. Alpine Pharmaceutical Limited incurred advertisement and sales promotion expenses of rupees 2,600,000 and exceeded its target annual turnover of 20 million by 7%। यानी जो टारगेट सेट किया था उससे भी 7% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। तो इसका मतलब क्या है, इस साल की सही सेल्स क्या है, टारगेटेड सेल्स से 7% ऊपर है। तो क्या करें, अगर आप टारगेटेड सेल्स को 1.07 से मल्टीप्लाई करते तो आपको इस साल की एक्चुअल सेल मिल जाएगी। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपके होंगे वो ज्यादा में ज्यादा इस एक्चुअल रेवेन्यू का टर्नओवर के 10% के बराबर होंगे। तो 21,400,000 का निकाला आपने 10%, तो आंसर आ गया 2,140,000। और आपने एक्चुअल रिटायरमेंट एक्सपेंस कितना किया हुआ है, 26 लाख का। तो अगर आप 26 लाख में से जो लिमिट वाला अमाउंट है वो माइनस कर दे तो आपको 4,60,000 मिल जाएगा, जो एक्सपेंस क्या है, डिस अलाउड है। ऐसे ही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक अब ये सारा चैप्टर और इसकी एक्सरसाइजेस शुरू हो जाएंगी। ये अटेम्प्ट करें आप सबके सब लाजमी। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 पर, और वो 14 करते ही आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड कंप्लीट होगा, फिर लॉसेस वाला आपका एरिया बाकी हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज।